हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे एंड आपको पता है कि भाई मैं हर एक संडे को क्या करता हूं। मैं करने वाला हूं आप लोगों का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो मेंशन किया हुआ था, तो वहां से मैंने 5 पोर्टफोलियो को पिक किया है और उन्हीं पांचों पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके आप मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। एंड लास्टली गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है और आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड को रखना चाहते हैं तो कौन कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होगा और मिड कैप कैटेगरी का फंड होगा जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना होगा, सो दैट आने वाले समय में आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के आपको दे सके। वहीं गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले बात करने वाले हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। इन गाइस, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में एंड 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। तो गाइस, बात करें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का तो यहाँ पे दुखीराम मंडल जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है गाइस वो है आपका यहाँ पे एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड, दूसरा फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड है आपका यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड, पांचवा फंड है आपका एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड, छठा फंड है आपका एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, सातवां फंड है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, आठवां फंड है आपका आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इनगेज 9th नंबर पे देखे तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो निकल के आता है। एंड 10वें नंबर पे देखे गए तो इन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में भी पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इनका कहना है कि आई विल रन दिस फॉर 15 to 20 ईयर विद मिड टाइम लमसम एडिंग, यानी कि ये बीच बीच में लमसम भी ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। फर्दर इनका कहना यहाँ पे ये है कि प्लीज रिव्यू द मेंशन्ड पोर्टफोलियो, ऑल ओके और नीड टू चेंज, इफ चेंज देन ऐड फ्रॉम योर साइड, व्हाट मे बी द फ्यूचर अमाउंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। तो गाइस, बात करें दुखी राम मंडल जी का पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड का, तो ये फंड वैसे देखें तो सही फंड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड है या फिर आपका जो नॉर्मल इक्विटी फंड है उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मोटा मोटी ये फंड भी देखे तो एक तरीके से आपका जो इक्विटी फंड होता है वैसा ही दिखने को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि भाई आपको एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड में रिटायरमेंट के लिए पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल फंड में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात करें इनके पोर्टफोलियो का सेकंड फंड का यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करें आपका थर्ड फंड का यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप आगे चल के कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस फंड में लमसम अलाउड नहीं है। बात करें इनके पोर्टफोलियो का चौथा फंड का यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का, तो ये फंड देखे तो मुझे बहुत सही नहीं लगता है, बहुत नया फंड है, मतलब मोटा मोटी 1 साल के आसपास में ही हुआ है इस फंड को आए हुए। तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन है कि आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एनएफओ आता है वहां पे आपको जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस कि वो बिल्कुल अलग तरीके का फंड हो। उस तरीके का फंड मार्केट में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको जो एग्जिस्टिंग फंड है वहां पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एनएफओ में। बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का, तो वो फंड है आपका एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। तो ये फंड भी देखे तो बहुत सही फंड नहीं है, मतलब ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है इस फंड का। तो मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी फंड में ही पैसे डालना है तो आपको जाना चाहिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के साथ या फिर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के साथ। ये दोनों फंड ज्यादा बेहतर रह सकता है, या फिर आप एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को भी देख सकते हैं, वो फंड भी आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। सिमिलरली बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का, तो फंड है आपका एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। तो ये फंड भी देखे तो बहुत सही फंड नहीं है। मेरा यहाँ पे क्लियर कट सजेशन ये है कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड को, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बात करें इनके पोर्टफोलियो का सातवां फंड का यानी कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट म्यूचुअल फंड का यानी कि आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही दिखता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें इनके पोर्टफोलियो का पब्लिक प्रोविडेंट फंड का या फिर सुकन्या समृद्धि योजना का, तो ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट मुझे काफी सही लगता है, तो आप इन दोनों इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, यहाँ पे कोई छेड़खानी
छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ये एक तरीके से देखें तो आपको गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करके देता है, तो आपको इसको कंटिन्यू करके रखना है एज इट इज। यहाँ पे कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो दुखी राम जी, यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो कि आपको करना पड़ेगा, तब आपका पोर्टफोलियो काफी सॉर्टेड हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में काफी ऑप्टिमाइज तरीके से परफॉर्म करके देगा। पहला फंड जहां से आपको एग्जिट करना है वो फंड है आपका एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड। दूसरा फंड जहां से आपको एग्जिट करना है वो फंड आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड। तीसरा फंड जहां से आपको एग्जिट करना है वो फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। एंड पांचवा फंड जहां से आपको एग्जिट करना है वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। एंड इस फंड के बदले आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड को। और अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि भाई जो पैसे बच जाएंगे, यानी कि जिस फंड से आप एग्जिट करेंगे वो पैसे तो रिलीज हो जाएगा, तो उस पैसे को आपको क्या करना है? तो उस पैसे को आपको जो एग्जिस्टिंग फंड है उसी में अलोकेट कर देना है, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में 5 या फिर 4 से 5 फंड रखते हैं, वो ज्यादा सही रहता है। इससे ज्यादा फंड रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए ट्रैक करने में भी काफी इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में 4, 5 या फिर मैक्स टू मैक्स 6 फंड को रखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लास्टली आपने पूछा हुआ है कि आपका ये जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो से आप कितना पैसे बना पाएंगे अगले 15 से 20 सालों में। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये कंटिन्यूड रहेगा अगले 20 सालों के लिए, और अगर आपको 15% के हिसाब से भी रिटर्न मिलता है अगले 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 10 से 11 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका दुखीराम मंडल जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो रिजवान अंसारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनका कहना यहाँ पे ये है कि सर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो, द डिटेल आर एज फॉलो। टाइम होराइजन 15 साल का है इनका एंड मे इंक्रीज इफ यू एडवाइस। इन्वेस्टमेंट टाइप है एसआईपी, फंड टाइप है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है, जो फंड निकल के आता है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका एक्सिस मिड कैप फंड। थर्ड फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। फोर्थ फंड है क्वांट मिड कैप फंड। फिफ्थ फंड है यहाँ पे आपका निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। छठवां फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, और इस फंड में ये हर एक साल 10% के हिसाब से स्टेप अप करते हैं। एंड सातवां फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। तो गाइस बात करें इनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का, यानी कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो वैसे काफी सही फंड है, लेकिन मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि भाई आपको इस फंड से एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को। वो फंड ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए और आपको ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें सेकंड फंड का, यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको इस फंड से क्लियरली एग्जिट कर जाना चाहिए, स्ट्रेट अवे एग्जिट कर जाना चाहिए। और आपके पोर्टफोलियो में देखे तो ऑलरेडी 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड, तो आप उस दोनों फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और आप एग्जिट कर सकते हैं एक्सिस मिड कैप फंड से। बात करें इनके पोर्टफोलियो का पांचवा फंड का, यानी कि निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आगे चल के आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी लगेगा कि भाई आप इस फंड को टॉप अप करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। बात करें आपका छठवां फंड का, यानी कि टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो मुझे काफी सही लगता है और आपने यहाँ पे 10% के हिसाब से स्टेप अप भी प्लान कर रखा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और जितने भी इन्वेस्टर देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी से मेरा सजेशन ये है या फिर रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके पास बजट का कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो आप हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को टॉप अप कर सकते हैं या फिर कह लीजिए स्टेप अप कर सकते हैं 10% के हिसाब से। और ऐसा करने से आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा पैसे आपको बना के दे सकता है अगले 15-20 सालों में। बात करें इनके पोर्टफोलियो का लास्ट फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही लगता है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की फंड है, लेकिन काफी अच्छा रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है और आगे चल के भी ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ही फंड एग्जिट करना है। पहला फंड निकल के आता है आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, और इस फंड से एग्जिट करके आप जा सकते हैं एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ। एंड सेकंड फंड जहां से आपको क्लियरली एग्जिट करना है, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एक्सिस मिड कैप फंड। एंड इस फंड के बदले आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहला फंड है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा फंड है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो इन दोनों में से एक फंड के साथ आप जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस ये रही बात आपका रिजवान अंसारी जी का पोर्टफोलियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का या फिर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें तो विनायक रंजन जी है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर 10 लाख वन टाइम इन्वेस्ट करना है 10 से 15 सालों के लिए, क्या क्या फंड रहेगा, फंड का नाम बताइए, कौन सा फंड में कितना अमाउंट रहेगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा एक सजेशन है आप सभी से कि अगर आप मार्केट में लमसम करना चाहते हैं और आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसे लाइक 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पैसे है, जिसको आप मार्केट में वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको एक प्रॉपर तरीका यूज करके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, और वो रहेगा आपका एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डाउनसाइड का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा पैसे बन के आ सकता है। यानी कि आपको एक तरीके से एसआईपी ही करना है, लेकिन उसका
का नाम है यहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। कहने का मतलब ये है कि आपको इस 10 लाख को कहीं न कहीं रखना है और वहां से सिस्टमेटिक तरीके से पैसे को ट्रांसफर करना है म्यूचुअल फंड में, जिसको बोला जाता है आपका सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई आप इस 10 लाख को एफडी में डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो एफडी का ऑटो स्वीप वाला ऑप्शन होता है उसको चूज करना है और वहां पे आपको 10 लाख रुपए डाल देना है और ऑटो स्वीप में से जब पैसा कटता है तो कोई फाइन या फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप ऑटो स्वीप वाला एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां पे 10 लाख रुपए को डाल सकते हैं और आप सिस्टमेटिक तरीके से हर एक महीने अपना अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। इसके लिए मैं आपको 4 या फिर 5 फंड बताऊंगा मैक्स टू मैक्स, लेकिन आपने यहाँ पे अपना रिस्क मेंशन नहीं किया हुआ है तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई कौन सा फंड आपको मैं रिकमेंड करूं। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं न कहीं देखे तो मॉडरेट होगा, तो उस केस में आपके लिए कौन-कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। तो पहला फंड जो मैं बताऊंगा आपको वो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। इन दोनों में से एक फंड आप चूज कर ले। दूसरा फंड रहेगा आपके लिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड से और वो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडेक्स फंड और यहाँ पे इसका जो सेंसेक्स प्लान है उसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है। तीसरा फंड रहेगा आपके लिए मिड कैप कैटेगरी से और वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। एंड चौथा फंड जो निकल के आता है आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी से वो फंड रहेगा यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और यहाँ पे आप लमसम नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एसआईपी ही करना पड़ेगा। तो हर एक महीने आप एसआईपी ही क्रिएट कर ले इस फंड में और अपना अकाउंट जो है वहां से आपका पैसा कटता जाएगा। तो ये 4 फंड है जो कि मेरे दिमाग में आता है। इन चारों फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप लमसम ना करें, आप इन चारों फंड में एसआईपी ही करें और हर एक महीने आपका जो एफडी अकाउंट होगा वहां से पैसे कटता जाएगा, यानी कि आपका ऑटो स्वीप वाला एफडी अकाउंट है वहां से पैसे कटेगा और आपका जो एसआईपी है वहां पे चला जाएगा। ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये है कि भाई आपको मार्केट में एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा और दूसरा आपको एफडी का जो रिटर्न है वो भी मिल जाएगा, यानी कि एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पे फायदे हो जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका विनायक रंजन जी का क्वेश्चन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे शैलेश पुजारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है जो फंड यहाँ पे आपका एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा फंड जो निकल के आता है जो फंड यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड, दोनों में इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। नेक्स्ट फंड इनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड लास्ट फंड इनके पोर्टफोलियो में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे भी इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से दोनों ही फंड में पैसे डाल रखा है। तो बात करें इनके पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो ये फंड मुझे काफी सही लगता है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें आपका सेकंड कैटेगरी का यानी कि मिड कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे आपने 2 फंड ले रखा है। पहला फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। तो ये दोनों फंड भी काफी सही फंड है और इन दोनों फंड के बीच में देखें तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 14% के आसपास में देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट फंड का, तो वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी देखें तो काफी सही फंड है, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एंड बात करें इनका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों फंड मुझे काफी सही लगता है। एक फंड में लमसम अलाउड नहीं है अब, तो आप एसआईपी ही कर पाएंगे और दूसरा फंड यानी कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे लमसम एज वेल एज एसआईपी दोनों ही अलाउड है, तो आप इन दोनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है गाइस। तो शैलेश जी आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने इस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। ये काफी सही पोर्टफोलियो मुझे दिख रहा है। बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे पूजा अग्रवाल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ है और इनके पोर्टफोलियो में जो पहला फंड है जो फंड है यहाँ पे आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जहां पे इन्होंने 2000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। दूसरा फंड इनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 4500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। नेक्स्ट फंड इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जहां पे इन्होंने 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। फिर इनके पास एक क्वांट एक्टिव फंड, फिर निकल के आता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर निकल के आता है आपका कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, फिर निकल के आता है आपका कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड एंड लास्ट फंड इनके पोर्टफोलियो में जो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो बात करेंगे जिनके पोर्टफोलियो का पहला फंड का यानी कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का, तो ये फंड काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। बात करें इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये फंड भी मुझे काफी सही लगता है, तो पूजा जी आप इस फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सिमिलरली बात करें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी सही फंड है, तो आप इस फंड के साथ भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो इनके पोर्टफोलियो में क्वांट एक्टिव फंड भी है, जहां पे इन्होंने 3500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है, तो आपने ऑलरेडी एक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको अलग से एक मल्टी का फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि भाई आपको क्वांट एक्टिव फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। बात करें इनका मिड कैप कैटेगरी का फंड का, तो ये फंड मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस फंड के साथ भी एग्जिट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इधर एचडीएफसी मिड कैप फंड को या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। बात करें इनके लास्ट 2 फंड का यानी कि कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एंड कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड का, तो आपको इन दोनों फंड से भी एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको अलग से एक ब्लू चिप फंड लेने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली बात करें इनके कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। आपने ऑलरेडी क्वांट स्मॉल कैप फंड में पैसे डाला हुआ है, तो आप इस फंड से एग्जिट करके जो पैसे बचेगा उसको आप ऐड कर सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में ही, या फिर आप ऐड कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस
गाइज ये रही बात आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड के साथ जाना है और 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड के साथ जाना है, तो वो कौन कौन सा फंड होगा जिसमें आपको जाके इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे समय में ये पांचों ही फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। बट गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में वो 3 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन हो सकता है और 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन हो सकता है। तो गाइस बात करें यहाँ पे इट्स प्रोफेसर प्रतीक का, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि सर मुझे 10,000 का एसआईपी करना है और मुझे 3 स्मॉल कैप फंड रखना है अपने पोर्टफोलियो में और 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड रखना है। प्लीज एक ऐसा पोर्टफोलियो सजेस्ट करे जो ये कंडीशन को फुलफिल करे और मुझे 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है। तो फर्दर मैंने इनसे पूछा था कि भाई आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप कितना कॉर्पस अचीव करना चाहते हैं 20 साल के बाद। तो इनका कहना ये है कि भाई ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क ये ज्यादा ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 5 फंड बताए हैं जिसमें से 3 आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और 2 आपका मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और गाइस यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे इन पांचों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का और फिर बात करेंगे गाइस इन सारे ही फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का भी। तो गाइस पहले बात करें आपका स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, तो पहला फंड जो निकल के आता है जो फंड है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.54% का। लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने आपको 36.17% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 35% का रिटर्न बना के दिया हुआ है जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त है एसआईपी के केस में। बात करेंगे अगला स्मॉल कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस इस फंड का निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.32% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 37.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोर देन 42% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो एसआईपी के मामले में काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। बात करेंगे आपका थर्ड एंड लास्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस इस फंड का निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.61% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 32% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस आपको बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए देखने को मिल रहा है। तो गाइस सिमिलर टू निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कम परफॉर्म किया हुआ है बाकी 2 फंड के कंपैरिजन में। गाइस बात करेंगे मिड कैप फंड का, तो पहला मिड कैप फंड जो निकल के आता है यहाँ पे वो फंड है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न निकल के आता है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.17% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 32% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 29% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। गाइस तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी आपको काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अगर आप बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो बात करेंगे लास्ट मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.82% का। लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको 30.49% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड लास्ट 5 ईयर में देखे तो इस फंड ने आपको 28% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। गाइस तो गाइस सिमिलर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड इसने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम अगर आप एसआईपी रिटर्न की बात करते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का, और गाइस रिटर्न काफी जबरदस्त है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि भाई इन सारे फंड का ओवरलैपिंग कैसा निकल के आता है। तो पहले बात कर लेते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का ओवरलैपिंग का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7% का, जो कि काफी सही ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी रीजनेबल ओवरलैपिंग परसेंटेज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका सिर्फ 4% का, जो कि अगेन देखे गए तो काफी शानदार निकल के आता है, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है सिर्फ 4% ही कॉमन देखने को मिलता है। 96% होल्डिंग ऐसा है जो कि बिल्कुल यूनिक है दोनों ही फंड का। बात करें गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11% का, जो कि अगेन देखे तो मुझे काफी रीजनेबल देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी सही पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के हिसाब से मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, आप इन तीनों फंड के साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं, यानी कि आप इन तीनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस कि ये तीनों ही फंड एक पोर्टफोलियो में रह सकता है। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14% का, जो कि अगेन देखे तो बहुत लोअर साइड में नहीं है तो बहुत हाइट साइड में भी नहीं है, काफी रीजनेबल मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों मिड कैप फंड को भी ऐड करके चल सकते हैं। तो गाइस अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप अपने पोर्टफोलियो में इन पांचों फंड को ऐड करके चल सकते हैं, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में पहला 3 स्मॉल कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं और आपका जो बाकी 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसको भी ऐड करके चल सकते हैं। ये पोर्टफोलियो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा
पैसे बना के दे सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये पोर्टफोलियो काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो भी हो जाता है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये पोर्टफोलियो आपको काफी ज्यादा लॉस भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो मोटा-मोटी 30 से 40% भी गिर सकता है जब मार्केट काफी वर्स कंडीशन में रहेगा तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस मैंने यहाँ पे आपको 5 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करके दिया है और पांचों ही पोर्टफोलियो देखें तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है और वहां पे काफी सारे चेंजेस है जो कि आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप में से किसी का पोर्टफोलियो मैंने अगर पिक करा हुआ है आज के इस वीडियो में तो जाके फटाफट अपने पोर्टफोलियो में रिस्पेक्टिव चेंजेस आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका पोर्टफोलियो काफी सही हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है और आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 3 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन कौन हो सकता है और 2 मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन कौन सा हो सकता है जिसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये पांचों फंड ऐसा है जहां पे हमने देखा कि भाई पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी कम दिखने को मिलता है, तो ये पांचों फंड आपके लिए काफी परफेक्ट काफी सुटेबल बैठ सकता है अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।